हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी तक कर लिया था, ठीक है ना। उसमें आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिक्स कहाँ से आया था, साइंस कहाँ से आया था, है ना। फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या कितने टाइप्स का फिजिक्स है। एक आपको मिला था जो क्लासिकल फिजिक्स था, दूसरा क्या था, मॉडर्न फिजिक्स था। तो आज हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको। तो बेसिकली मेजरमेंट जो है वो एक मेथड है कंपैरिजन का। मेजरमेंट जो है एक मेथड है, क्या है, कंपैरिजन का। जैसे आपके पास मान लो ये चीज़ क्या है, स्केल है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं ये क्या है, स्केल है, और आपको इसके लेंथ को मेजर करना है ना, इतने दूर को जितना आपको दिख रहा है, ठीक है, मुट्ठी के बाहर जो है उसको मेजर करना है। तो आप क्या करते हो, स्केल के जीरो को बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से लगाते हो और यहाँ तक लेके जाते हो। अब इस पॉइंट पे ऐसे देख लेते हो और यहाँ पे रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग आया, चलो मान लो 6 सेंटीमीटर। तो आप कहते हो इसका लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या मेथड है, ये कंपैरिजन मेथड है, ठीक है, एक तरह का कंपैरिजन है। जैसे आपके पास, आपने देखा होगा सब्जी वालों के पास या फिर फल वालों के पास एक क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है ना, सिंपल बैलेंस जिसको आप कहते हो, जिससे मास मेजर होता है। तो उसको पकड़ के एक साइड वो क्या रखता है, वाट को रखता है, और दूसरा साइड क्या, फल को रखता है या फिर सब्जी को रखता है जिसे आप खरीद रहे होते हो। अब अगर दोनों साइड, यहाँ पे जो एक स्टिक लगा रहता है, डंडा जो लगा रहता है, अगर वो सीधा हो जाए, यानी दोनों साइड बराबर हो जाए, ठीक है, तो कहते हैं ये जितना का वाट इधर है, अगर 1 केजी का वाट है तो कहते हैं इधर का सब्जी कितना है, 1 केजी है। तो ये भी क्या किया गया, कंपेयर किया गया। तो जितना भी दुनिया में मेजरमेंट है वो एक तरह का क्या है, कंपैरिजन है। किसके साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ। अब इस बात को ध्यान से सुनेंगे, किसके साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ। जैसे अगर आपको 1 मीटर कपड़ा खरीदना है, क्लॉथ खरीदना है, तो उसके पास, दुकानदार के पास एक रॉड होता है, ठीक है ना, उस रॉड से वो कंपेयर कर देता है, ठीक है, और उसे फिर वहां से काट के आपको दे देता है। तो वो भी क्या है, कंपैरिजन है। तो वो जो 1 मीटर था, वो जो रॉड था, वो क्या था, वही तो स्टैंडर्ड था। यानी उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, आगे चल के यूनिट बोला करेंगे। ध्यान सुने कि अगर कोई चीज को आप कंपेयर कर रहे हो किसी भी स्टैंडर्ड के साथ, तो वो प्रोसेस कहलाएगा मेजरमेंट, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेजरमेंट। और वो जो जिस स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर कर रहे थे, वो स्टैंडर्ड कहलाएगा यूनिट। क्लियर है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, सबसे पहले इसके डेफिनेशन का, मेजरमेंट के डेफिनेशन का, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बनता है द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड, मतलब एक फिक्स पहले से जो आप, जिसको आपने स्टैंडर्ड बना दिया है ना, उसके साथ कंपैरिजन के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ द स्टैंडर्ड, इसे आप क्या कहते हो, मेजरमेंट कहते हो। क्लियर। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो दुनिया में। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी का घर बन रहा होता है, ठीक है, तो उसमें दीवार को मेजर किया जाता है। तो वहां पे एक, उसके पास एक क्या होता है, स्केल होता है, ठीक है ना, उस स्केल से वो मेजर कर रहा होता है। आप दर्जी के पास जाते हो, टेलर के पास, तो वो भी आपके कपड़ों को मेजर करता है और आपके बॉडी के हिसाब से, ठीक है, आपके बॉडी को भी मेजर करता है और आपके बॉडी के हिसाब से वो क्या बनाता है, उस कपड़े को शेप देता है। तो ये भी क्या है, आप कंपेयर कर रहा होता है आपके बॉडी को स्टैंडर्ड के साथ। तो जितना भी आप देखेंगे मेजरमेंट, वहां पे हमेशा क्या मिलेगा, कंपैरिजन मिलेगा, और उसी कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं टेक्निकली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस स्टैंडर्ड का बात करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसे हम लोग कहते हैं यूनिट, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे होते हो, उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। तो उसी बेसिस पे यूनिट का भी हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। तो डेफिनेशन है, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है, ये आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड, ठीक है, इसे चुन लिया गया है, ठीक है। एक संस्था है जिसे आप लोग कहते हो CGWM, वेट एंड मेजर, हाँ ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और यही एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो दुनिया को ये बताता है कि हम 1 मीटर कितने को बोलेंगे, कितने लेंथ को 1 मीटर बोला जाएगा, है ना, कितने मास को 1 kg बोला जाएगा, है ना। तो वो कौन डिसाइड करता है, CGWM, ठीक है, एक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी, जो ये काम कर रहा होता है। तो उसने ही एक स्टैंडर्ड चुन के दिया, ठीक है, और उसमें ये बताया गया कि 1 मीटर कितने का होगा और 1 kg कितने का होगा, है ना, या फिर 1 किलोमीटर कितने का, जो भी है, सारी चीज़ों को यही डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक आर्बिट्रेरली चुन लिया गया है। जैसे 1 kg मतलब इतना है,
ठीक है, एक लेंथ 1 मीटर मतलब इतना, सारी चीज़ों को ये चुन के बता दिया गया, उसी को मेजर करके, ठीक है, सभी कंट्री उसको लेके जाते हैं, ताकि अगर 1 मीटर यहाँ हो तो 1 मीटर हर जगह उतना ही हो। जैसे इसका लेंथ, अगर इस स्केल का लेंथ, सॉरी इस स्केच का लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मैंने अगर 15 मेजर किया तो ये दूसरे कंट्री में भी जाके कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए एक ही जगह से सभी लोग मेजर करके आते हैं कि 1 मीटर कितना होगा एग्जैक्टली। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यूनिट आपको क्या बना, यूनिट इज आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और मेजर करने के लिए, कंपैरिजन करते हैं क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब यूनिट भी 2 तरह का होता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के थे, 2 तरह के, वैसे यूनिट कितने तरह के, 2 तरह के। ठीक है, कौन कौन सा यूनिट, तो एक था फंडामेंटल होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट। जिस प्रकार से आपके पास दो क्वांटिटी था, 2 टाइप का क्वांटिटी था, उसी प्रकार से 2 टाइप का यूनिट होगा। ध्यान सुनिए, क्वांटिटी कितने तरह का था, 2 तरह का, एक फंडामेंटल दूसरा डेराइव। वैसे ही यूनिट कितने तरह का होंगे, 2 तरह के, एक फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ध्यान दे। अगर फंडामेंटल यूनिट का बात करें तो फंडामेंटल यूनिट उसको बोला जाएगा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का था। मतलब सर, मतलब जैसे आपके पास पहला क्या आता था, लेंथ आता था, तो लेंथ को आप यूनिट में अगर एसआई का बात करें तो एसआई में यूनिट क्या लिखोगे, मीटर। ठीक है, METER मीटर। नंबर 2 में अगर आप लिख रहे हो मास, तो मास का यूनिट आप एसआई में क्या लिखोगे सर, केजी, किलोग्राम, तो किलोग्राम, है ना, लिखते जाएंगे ऐसे भी। तीसरा क्या है, जैसे मास के बाद आता था टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या लिखते हो, सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। चौथा क्या है, चौथा है आपके पास टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर को क्या लिखते थे, केल्विन लिखते थे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 5वां में क्या लिखोगे, टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर, है ना। अच्छा, उसके बाद छठा क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, मोल, MOLE, मोल, है ना। उसके बाद 7वां क्या हो जाएगा, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इसका क्या हो जाएगा, कैंडेला। ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो 7 क्वांटिटी है, इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो भी यूनिट्स आया है, इन सभी यूनिट्स को हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो सिंपली आप फंडामेंटल को कैसे डिफाइन कर रहे हो, फंडामेंटल को डिफाइन कर रहे हो, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। उसी प्रकार से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो भी यूनिट्स होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को क्या बोला जाता है, डेराइव्ड यूनिट। जैसे स्पीड है, तो स्पीड का आप क्या जानते हो, स्पीड बराबर होता है लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम आप लिख सकते हो। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर हो गया, और METER मीटर, और टाइम को क्या बोलते हो आप, सेकेंड, तो मीटर बाई सेकेंड। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल का। देखो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, फंडामेंटल का। तो फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता था। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों बातें सिमिलर है आपस में। ठीक है, जैसे आप फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते थे, वैसे ही आप यूनिट्स को भी डिफाइन करोगे। और आपको आई थिंक ये भी समझ आ गया होगा कि इन 7 के अलावा, ठीक है, जितने भी यूनिट्स आएंगे सभी के सभी यूनिट्स क्या होंगे, डेराइव्ड यूनिट कहलाएंगे। ठीक है, चलो अब यूनिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पर, है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग अभी तक जो जान पाए, हम लोग के जो नॉलेज में है, वो बेसिकली कितने तरह का, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट अभी तक हम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग ने यूज कर चुका है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले जो आया था FPS सिस्टम था, उसके बाद आया CGS, उसके बाद MKS एंड देन SI, और SI ही अभी प्रैक्टिकली चल रहा है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग FPS सिस्टम का, तो FPS सिस्टम क्या होता है, FPS में आपको मिलेगा फुट, पाउंड एंड सेकेंड एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनिशियली जो बहुत पुराने टाइम में 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते थे,
ठीक है। और एफपीएस में कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था? 3, ठीक है। कौन कौन सा? फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट से किसको मेजर करते थे? लेंथ को। पाउंड से किसको मेजर करते थे? मास को। और सेकेंड से किसको? टाइम को। और इस सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोला जाता था। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट किसको? एफपीएस सिस्टम को, ठीक है। एफपीएस सिस्टम को क्या बोला जाता था? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। चलो इसको नोट करते एक बार और इसको शब्दों में लिखने की कोशिश करें। तो एफपीएस सिस्टम में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। और एफपीएस सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे? 3, ठीक है। देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एफपीएस सिस्टम, दैट इज लेंथ को हम लोग मेजर करते थे फुट में, ठीक है। इसी का एफ लिया गया। मास को मेजर करते थे पाउंड में, इसका पी लिया गया। और टाइम को मेजर करते थे सेकेंड में, इसका एस लिया गया। और इसीलिए इस सिस्टम का क्या नाम पड़ा? एफपीएस सिस्टम। इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे आपको साथ साथ नोट करते चलना है, ठीक है। हो सकता है ये नोट्स में ना मिले आपको, ठीक है। तो इसको नोट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग सीजीएस की तरफ। तो सीजीएस सिस्टम भी जो था, ठीक है, उसे हम लोग कहा करते थे गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। उसे क्या बोला जाता था? गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसमें भी सेम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी था जो एफपीएस में था। एफपीएस में कौन कौन फंडामेंटल था? लेंथ, मास और टाइम। सेम इसमें भी कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी था? लेंथ, मास और टाइम। अच्छा, अब अगर बात करें इस सिस्टम में 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास और टाइम। और लेंथ को हम लोग मेजर करते थे सेंटीमीटर में, अगर हम बात करें किसका? सीजीएस का तो। और मास को मेजर करते थे किस में? ग्राम में। और टाइम को मेजर करते थे सेकेंड में। इसलिए इन सभी के स्टार्टिंग वाले वर्ड को लिया जाए, स्टार्टिंग वाले लेटर को लिया जाए तो सी से सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका नाम सी। जी से ग्राम तो जी। और एस से सेकेंड, इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या पड़ा? सीजीएस सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एमकेएस की ओर देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एमकेएस सिस्टम का। तो एमकेएस सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम देखो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर से वही चीज रिपीट हुआ। एफपीएस में कितना फिजिकल क्वांटिटी? 3 फंडामेंटल था। इसमें सीजीएस में भी कितना आया? 3। और एमकेएस में भी कितना? 3। तो तीनों पिछले जो भी तीनों क्वांटिटी, तीनों सिस्टम को हम लोगों ने पढ़ा, उन तीनों में कितना फंडामेंटल क्वांटिटी मिला? 3, ठीक है। इसमें भी वही सेम लेंथ को इसमें हमने मीटर में मेजर किया, मास को किस में मेजर किया गया? किलोग्राम में। और टाइम को किस में मेजर किया गया? सेकेंड में, ठीक है। तो अब देखो वही एम का मतलब क्या? एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, है ना, और एस का मतलब सेकेंड। तो वही तीनों फर्स्ट वर्ड को लेके उसके बाद उसके एक नाम को दिया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम। खास बात क्या है? खास बात यह है कि सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। ध्यान सुने, कलेक्टिवली सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम को क्या बोला जाता है? मीट्रिक सिस्टम। और जो आपने पहला पढ़ा था एफपीएस, उसे बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम। उसे क्या बोला जाता है? ब्रिटिश सिस्टम। तो एफपीएस को ब्रिटिश और इन दोनों को मीट्रिक सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। या फिर डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? डेसिमल सिस्टम या फिर मीट्रिक सिस्टम। एक खास बात है कि सीजीएस का एक ड्रॉबैक क्या था, मतलब सीजीएस खत्म क्यों हो गया? हालांकि ये अच्छा खासा था, ठीक है, मेजर करने में भी आसान होता था, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि जो इस सिस्टम में डेराइव्ड यूनिट बनता था, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता था। जैसे 3 सेंटीमीटर बाई सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड का यूनिट है, लेकिन बहुत छोटा है, ठीक है, जिसके कारण बहुत इनकन्वीनियंस होता था यूज करने में, ठीक है। यूज करना या इसको यूटिलाइज करना उतना आसान नहीं था, ठीक है, जिसके कारण क्या कर दिया गया? इसको धीरे धीरे हटा दिया गया और इसके बाद एमकेएस को लाया गया। और एमकेएस और ये लगभग सेम है। देखो दोनों का मल्टीपल, यानी सेंटीमीटर को मीटर में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को मिला के क्या बोला गया? आपको मीट्रिक सिस्टम बोला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एसआई, ठीक है। एसआई किसको बोलेंगे? अब एसआई में पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया। और ये आई थिंक लॉन्च हुआ था 1960 में, वो CGMW से, ठीक है ना, CGMW कॉन्फ्रेंस ऑफ ऐसा कुछ है, वेट एंड मेजर है इसका नाम पूरा, ठीक है। मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। CGWM, तो इसी ने 1960 में लॉन्च किया एसआई, जिसमें सबसे पहला काम ये किया गया कि ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जगह पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। और उन 7 का नाम हम लोगों ने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसका फंडामेंटल यूनिट भी मिला। सबसे बढ़िया ये काम हुआ जब नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया,
क्लियर है? तो चलो हम लोग बात करते हैं अब एसआई का। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये किससे लिया गया? एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ठीक है। और फ्रेंच वर्ड से फिर लेने के बाद इसको एसआई बताया गया। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग याद रखेंगे। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और सभी फंडामेंटल क्वांटिटी के सभी यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोला करते हैं, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। चलो इसमें शब्दों में लिखने का कोशिश करते हैं एसआई यूनिट को। तो अब जो इंटरनेशनल सिस्टम आया, ठीक है, एब्रिएशन है, किसका एब्रिएशन है? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। दिस इज द फ्रेंच लाइन, वर्ड तो नहीं है, फ्रेंच लाइन है, ठीक है। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसका फ्रेंच इक्विवेलेंट क्या है? ये फ्रेंच इक्विवेलेंट है किसका? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का। अगर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलना है आपको फ्रेंच में तो क्या बोलेंगे? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ये फ्रेंच से आया था। अच्छा, एक्चुअली इसका नींव जो रखा गया फ्रांस में रखा गया था, ठीक है ना। उसके बाद दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1916 एडी, 1960 में, ठीक है। एक बॉडी था जिसका नाम क्या है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, GCWM, ठीक है ना, GCWM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। ये सब सवाल कभी कभार आपको 11th के स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, GCWM ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कब? 1960 AD में, ठीक है। और ये सिस्टम जो है MKS का मॉडिफिकेशन है। कैसे मॉडिफिकेशन है? क्योंकि लेंथ के यूनिट को आप क्या लेते हो? मीटर एसआई में, ठीक है। मास के यूनिट को क्या लेते हो? केजी। और टाइम के यूनिट को क्या लेते हो? सेकंड। तो उसमें बस नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है ना। बाकी वही सारी चीज है। जो MKS सिस्टम था उसका ड्रॉबैक क्या था? क्यों इसका जरूरत पड़ा? तो MKS सिस्टम जो एप्लीकेबल था सिर्फ मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैकेनिक्स में लेंथ, मास और टाइम ही बस यूटिलाइज हो पाता है और इसी से हमारा काम चल जाता है, तो वो सिर्फ मैकेनिक्स के लिए एप्लीकेबल था। उसके बाद जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में घुसते थे, थर्मोडायनेमिक्स में घुसते थे, तो फिर ये MKS सिस्टम फेल होने लग जाता था। तब हमें जरूरत पड़ा कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटी का, जिससे हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी को बढ़ाया और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम क्या था? SI सिस्टम। इसको भी आप नोट कर लेंगे और आई होप आप तीनों चारों सिस्टम को नोट किया होगा। आपने नहीं नोट किया है तो रिवर्स करके आप फिर से नोट कर लो और उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि ये वाला चीज़ आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा है ये चीज़ आपको नोट्स में नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद बात करेंगे हम लोग फिर किसका? यूनिट का आगे, और क्या होता है यूनिट और कैसे हम लोग लिखते हैं यूनिट को, ठीक है, कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। नोट कर लें। तो अब हम लोग देखेंगे राइटिंग SI यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहला काम ये होगा आपका कि आप क्या करो, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को जानना होगा, है ना। आपको फॉर्मूला लिखना होगा सबसे पहले। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं स्पीड को, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या होगा? आपको ये पहचानना पड़ेगा कि क्या ये फंडामेंटल फॉर्म में है, यानी ये जो फॉर्मूला है वो फंडामेंटल फॉर्म में है। अगर है तो फिर उस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल फॉर्म है। तो सर डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है, तो आप लेंथ भी इसको कह सकते हो। तो ये लेंथ हो गया अपॉन क्या हो गया? ये टाइम हो गया। तो लेंथ अपॉन क्या आया? टाइम, ठीक है। अच्छा, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, ठीक है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, है ना। तो मीटर पर सेकेंड आ गया, इसको हम क्या कहेंगे? मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये हो गया किसका यूनिट? स्पीड का। ठीक उसी प्रकार से अगर दूसरा बात करें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी बराबर आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट होना ही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या एक तरह का लेंथ है। तो आप इसको भी क्या कहोगे? लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ का यूनिट फिर से क्या होगा? मीटर, और टाइम का क्या होगा? सेकेंड, यानी क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिट बन गया। आप सेकेंड को ऊपर लेके जा रहे हो तो पावर माइनस कर दिया गया। तो यानी स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों में यूनिट क्या होता है? सेम होता है। और बात करते हैं, अगर एरिया का यूनिट आपसे कोई पूछे, एरिया, ठीक है ना। तो एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब बताओ, जो लंबाई है वो तो लेंथ है ही है, चौड़ाई भी एक तरह का क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे? L इंटू एल भी लिख सकते हो,
है ना, या L1 इंटू L2 भी लिख सकते हो। जैसे ये कोई क्या है, एक रेक्टेंगल है, अगर इसका ये वाला लेंथ L1 है और ये वाला लेंथ कितना है, L2 है, तो दोनों एक तरह से लेंथ ही तो है, तो L1 इंटू L2, यानी आप क्या कह सकते हो, मीटर इंटू मीटर, यानी क्या लिखा जाएगा, मीटर का स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। ठीक उसी प्रकार से अगर वॉल्यूम का लिखा जाए तो वॉल्यूम का क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो ये भी क्या है, देखो लंबाई तो एक तरह का लंबाई है, चौड़ाई भी क्या है, एक तरह का लंबाई, यानी चौड़ाई भी क्या है, एक तरह का लेंथ है, यानी ब्रेड्थ भी क्या है, एक तरह का लेंथ है, और हाइट भी क्या है, एक तरह का लेंथ है। अरे यार हाइट भी हम लोग मेजर करते हैं तो क्या एक तरह से मेजर कर रहे होते हैं, लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, चौड़ाई भी मेजर कर रहे होते हैं तो क्या मेजर कर रहे होते हैं, एक तरह का लेंथ मेजर कर रहे होते हैं। तो आप ध्यान रखो कि ये सभी का सभी क्या एक तरह का लेंथ है, यानी सभी का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब, यानी मीटर टू द पावर 3, यानी m क्यूब। ये क्या बना, वॉल्यूम का यूनिट बना। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करें नंबर 4 डेंसिटी, है ना, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी, तो आप लिखोगे केजी, और वॉल्यूम का भी आपने लिखा था मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, मीटर क्यूब, यानी फाइनली क्या आ गया, केजी पर मीटर क्यूब, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। ये किसका यूनिट आ गया, डेंसिटी का। ठीक है, अब वैसे ही अगर एक्सेलरेशन का लिखा जाए, आप नोट करते चलेंगे या फिर आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, और नोट करते चले तो बहुत अच्छी बात है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन देखो ये नंबर 5 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा v डिवाइडेड बाई क्या, t होता है ना, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अच्छा, चेंज को क्या लिखते हो आप, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, यही तो होता है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। अच्छा, और क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को आप देखें, अगर वेलोसिटी में वेलोसिटी कभी भी माइनस होगा तो वेलोसिटी ही बचेगा वो रिजल्ट में। अगर आप 20 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को माइनस कर दोगे तो 10 मीटर पर सेकंड क्या बच रहा है, वेलोसिटी बच रहा है। इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी ही लिखोगे, है ना, यानी ये क्या है, एक तरह का वेलोसिटी बच रहा है, और डिवाइडेड बाई क्या, टाइम। आप ऐसा सोच सकते हो, है ना। अच्छा, अब ये वेलोसिटी जो बचा है, ये वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड। तो फाइनली क्या लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हो इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या बना, एक्सेलरेशन का। अगर हम बात करें फोर्स का, है ना, तो फोर्स का क्या होगा, ध्यान देंगे, ये 6ठा नंबर। फोर्स बराबर सभी लोग क्या जानते हो, फोर्स बराबर जानते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान दीजिए, मास का यूनिट क्या, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो एक्सेलरेशन का यूनिट मैंने यहां से लिया है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लिखोगे इसको, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको ना हम पूरे को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं हम लोग, और इस सिंबल क्या होता है, कैपिटल में। ठीक है, ये हो गया क्या, न्यूटन, यानी फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये था आपका क्या, फोर्स। फोर्स के बाद आते हैं हम लोग किसके ऊपर, मोमेंटम के ऊपर, है ना। तो मोमेंटम को देखते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और पी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या बोला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो अब देखो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी को याद करो, वेलोसिटी का यूनिट आपने लिखा था मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड, यानी फाइनली क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या है, ये मोमेंटम का आया यूनिट। ठीक है, अच्छा, अब वैसा ही इम्पल्स का बात करते हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट बताओ आप। ठीक है, फोर्स का यूनिट मिलेगा आपको न्यूटन, और टाइम का क्या मिलेगा, सेकंड, यानी न्यूटन इंटू सेकंड। अच्छा, थोड़ा सा और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो न्यूटन आप जानते हो, न्यूटन किसके बराबर होता है, मीटर पर सेकंड के बराबर। अभी आपको न्यूटन किसके बराबर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हो न्यूटन के जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड,
ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो केजी मीटर पर सेकेंड बच रहा है। ये देखो केजी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट आया, इम्पल्स का, और ये देखो मोमेंटम का भी केजी मीटर पर सेकेंड। यानी आप कह सकते हो कि यूनिट ऑफ इम्पल्स एंड यूनिट ऑफ मोमेंटम आर सेम, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। यूनिट ऑफ इम्पल्स एंड यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगर आपके पास रहे वर्क, ठीक है, वर्क डन जो होता है, तो वर्क डन आप जानते हो, वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, आप पूरा लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लो, है ना। तो क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप जानते हो सर, फोर्स का होगा न्यूटन, ठीक है, तो लिख दो न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर, तो यानी न्यूटन मीटर। और सबसे खास बात ये है कि इस न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, जूल। ठीक है, JOULE, जूल एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्हीं के ऑनर में ये यूनिट दिया गया है ना। एक्चुअल में क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, और इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल J होता है। ठीक, ये तो हो गया वर्क डन का बात। अब बात करेंगे हम लोग एनर्जी का। एनर्जी में कौन सा एनर्जी का बात करते हैं, तो एनर्जी में मान लो काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 1/2, है ना। अच्छा, अब 1/2 का कोई यूनिट होता है क्या, नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो मास का तो यूनिट होता है ना केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और अगर इसको हम स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, है ना। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब इधर ध्यान दीजिए, है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर लिख सकते हो। देखो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन, है ना, और ये क्या मीटर, और जो क्या कहलाता है, जूल कहलाता है, तो ये लिखो जूल, है ना। और इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट और वर्क डन का यूनिट दोनों क्या आया, सेम आया। चलो और चेक करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, जानते होगे mgh होता है, सिंपल फॉर्मूला, हालांकि एक्चुअल में वो नहीं है, लेकिन चलो चेक करते हैं इसे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आप कहते हो mgh, तो m का मतलब मास का यूनिट होता है kg, है ना। g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट का क्या होता है, लेंथ है एक तरह का, इसलिए मीटर, यानी क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, है ना। तो इसको क्या लिखोगे, इसको देखो आप क्या लिखोगे, न्यूटन, तो बिल्कुल यहाँ पे सर न्यूटन, और इंटू क्या, मीटर, है ना। न्यूटन मीटर क्या कहलाता है, जूल कहलाता है, जूल लिख दिया, और इसका सिंबल कैपिटल J होता है। क्लियर है। तो ये देखो, वर्क और किसी भी तरह का एनर्जी हो, अब इससे एक कंक्लूजन निकाल लो, है ना, कि ऑल द एनर्जी हैव क्या, सेम यूनिट, चाहे वो किसी तरह का एनर्जी हो, हैव सेम यूनिट। आप हीट एनर्जी ले लो, ठीक है ना, साउंड एनर्जी ले लो, किसी भी तरह का एनर्जी लोगे तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, किसमें, SI सिस्टम में। चलिए एनर्जी का बात करते करते अब आते हैं थोड़ा सा और किस पे, प्रेशर पे, है ना। वर्क और एनर्जी कर दिए, प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब आप जानते हो फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन, तो यहाँ हो गया न्यूटन। एरिया का भी आप जानते हो ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल, है ना। इसे हमें क्या कहते हैं, पास्कल, कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, या PA से बहुत लोग कहते हैं पास्कल, है ना, PA से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पास्कल किसको बोला जाता है, न्यूटन पर मीटर को। ये था आपका क्या, प्रेशर। उसके बाद अगर बात करें स्ट्रेस का, ध्यान से देंगे, ये नया क्वांटिटी है स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ये भी फोर्स ही एक तरह का, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब रीस्टोर करने वाला। जब हम किसी बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, और बेंड होने के बाद जब इसे दोबारा छोड़ेंगे हम तो क्या होगा, ये धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, अपने शेप में चला जाएगा। तो अपने शेप में जो गया वो किसी फोर्स के कारण गया होगा। तो वो जो फोर्स है ना, जो इसको अपने शेप में लेके जा रहा है, उस फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रिस्टोर करने वाला फोर्स कहते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई क्या, टाइम, एरिया। तो रिस्टोरिंग फोर्स का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन, और इसका क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, यानी फाइनली क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसे आप पास्कल नहीं कहोगे,
प्रेशर के लिए हम लोग सिर्फ पास्कल यूज करते हैं, है ना, स्ट्रेस के लिए कभी पास्कल नहीं कहते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि इसे आप पास्कल कहोगे, हालांकि कुछ बुक्स में लिखा है, लेकिन वो मेरे ख्याल से 100% सही नहीं है, ये पास्कल बोलना सही नहीं है, क्योंकि पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिन्होंने प्रेशर के ऊपर काफ़ी काम किया था, पास्कल लॉ, ठीक है, फ्लूइड के प्रेशर के ऊपर, उसी के ऑनर में ये नाम दिया गया है ना। तो स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस के लिए हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही यूज किया करते हैं। क्लियर सभी को? चलो और भी कुछ क्वांटिटी देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है ना। क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो आप जानते हो कूलम होता है, तो चार्ज को कूलम लिखते हैं सी से, और टाइम का क्या होता है? सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, है ना। आप क्या लिखोगे इसको? कूलम पर सेकंड। और ये किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है, जिसको एएमपी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो अब देखो ये एएमपी जो लिखा हुआ है, एएमपी या सिंपली कह दो ए, ये जो एम्पियर है, ठीक है ना, ये भी एक साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया एम्पियर, है ना। एक्चुअल में क्या है? कूलम पर सेकंड, और यानी एक एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 कूलम बाई 1 सेकंड, ठीक है। ये सब चीज़ों को याद रखेंगे। अच्छा, उसी में एक टर्मिनोलॉजी और आता है, पोटेंशियल, ठीक है, जिसे आप क्या भी से डिनोट करते हो, ठीक है। क्या जानता है आप लोग क्या जानते हो? पोटेंशियल। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का यूनिट आप जानते हो सभी लोग, क्या होता है? जूल। अच्छा, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, यानी जूल पर कूलम, ठीक है ना। और जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, जिनके ऑनर में ये वोल्ट लिया गया है ना। तो जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है? वोल्ट। ओके, अब इसी प्रकार से बहुत सारे आपको क्वांटिटी मिलेंगे, जिनमें आपको क्या करना है, उसके फॉर्मूले को जानना पड़ेगा, और फॉर्मूले के बेस पे आप उसके यूनिट को लिख सकते हो, ठीक है। तो यूनिट लिखना बहुत आसान है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। पहला स्टेप ये कि फॉर्मूला लिखें, एज पॉसिबल एज उसको फंडामेंटल फॉर्म में लाएं। अगर नहीं आ पाता, अगर आप उसके डायरेक्टली फॉर्मूले को जानते हो, जैसे अभी आपने एक वर्क डन लिखा, तो वर्क डन का आपने डायरेक्टली ये जानता था, आप जानते थे, क्या जानते थे डायरेक्टली? इसका यूनिट, ठीक है ना। आप वर्क डन का यूनिट ऑलरेडी जान चुके थे, क्या होता है? जूल। तो आपने जूल लिख दिया यहाँ। तो अगर ऐसे आप जानोगे तो आसानी से आप इसके यूनिट को लिख पाओगे। किसी भी तरह का क्वांटिटी हो, आप आसानी से उसके यूनिट को लिख पाते हो। जैसे आपके पास और भी कुछ एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जैसे आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो अब आपको समझना पड़ेगा ये वेवलेंथ है क्या चीज़। तो वेवलेंथ देखो, वेव का लेंथ है, नाम से क्या पता चलता है? वेव का लेंथ है, यानी है तो एक तरह का लेंथ ही ना, ये है क्या? एक तरह का लेंथ। तो जब एक तरह का लेंथ है तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर। लेकिन हम लोग जल्दी वेवलेंथ को मीटर में मेजर करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वेवलेंथ जो नॉर्मली होता है ना, बहुत छोटा होता है उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत छोटा होता है ना। तो इस कारण हम लोग उसको माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, है ना, ये इन सब फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो प्रीफिक्स लगाते हैं उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। जैसे आपने लिखा 1 माइक्रोमीटर सर, या 1 × 10⁻⁻6 मीटर है ना। तो इसको इस फॉर्म में लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाता है। तो इसको हम लोग किसी और फॉर्म में लिखते हैं, जिसके लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स को डिफाइन करेंगे, है ना। वो अगले क्लास में हम लोग डिफाइन करेंगे, और वो प्रीफिक्स क्या होगा, हम इसके जगह पे फिर प्रीफिक्स लगाया करेंगे। उसके बाद हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं इस लेक्चर को। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो वहां पे बात करेंगे प्रीफिक्स का, है ना। और प्रीफिक्स के अलावा क्या रूल रेगुलेशंस और भी हैं यूनिट लिखने के लिए, उसका भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली क्लास, बाय।